हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री साथ विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपका बाजरा कल्टीवेशन का। तो इसके पहले हमने राइस कल्टीवेशन, मेज कल्टीवेशन और सोरगम कल्टीवेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं बाजरे के बारे में, बाजरे की खेती। तो इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंपटीटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि माइनर मिनट्स से काफी पूछे जाते हैं। तो बाजरा कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद माइनर मिनट्स के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि बाजरे का बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बोटेनिकल नेम होता है पेनिसेटम। पेनिसेटम ग्लाइकम, ये आपका बोटेनिकल नेम होता है बाजरे का। इसकी दो स्पेसीज होती हैं जो कि मेनली ग्रुप की जाती हैं। एक हो गई पेनिसेटम ग्लाइकम और दूसरी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, पेनिसेटम परप्यूरियम। तो एक हो गई पेनिसेटम ग्लाइकम, दूसरी पेनिसेटम परपोरियम। अगर हम बात करें इसकी फैमिली की, तो फैमिली इसकी होती है पोएसी। जितनी भी सीरियल क्रॉप होती है उनकी फैमिली आपकी सभी की पोएसी होती है। यहीं पर अगर हम बात करें ओरिजिन प्लेस की, तो ओरिजिन प्लेस इसका होता है अफ्रीका। और क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो 2n = 14, यानी कि 14 होते हैं। और ये आपकी डिप्लॉयड होती है। जो पेनिसिलिन ग्लाइकम होती है आपकी 2n = जो है 14 गुणसूत्र होते हैं, ये डिप्लॉयड होती है। यहीं पर अगर बात करें पेनिसिलिन परपुरियम की, तो ये आपकी एलो टेट्राप्लॉयड होती है। एलो टेट्राप्लॉयड होती है। इसमें अगर 2n या गुणसूत्र संख्या देखी जाए तो 2n = 28 होते हैं, 28 गुणसूत्र होते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो जो आपकी बाजरा होता है इसमें पॉलिनेशन आपका पाया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो बाजरा आपकी क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है आपकी। और यहीं पर अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस की, तो बाजरे का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम। तो बाजरे के इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं स्पाइकलेट। कई बार आपके कंपेटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाजरे के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं। तो हर एक क्रॉप के इन्फ्लोरेसेंस को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो बाजरे के इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइकलेट कहते हैं। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें अदर नेम, तो बाजरे के अदर नेम्स में आपको पर्लिमिनेट कहते हैं इसको। पर्लिमिनेट। पर्लिमिनेट के बाद इसको हम कैंडल मिलेट भी कहते हैं। कैंडल मिलेट। और इसके साथ ही इसको हम डार्क मिलेट के नाम से भी जानते हैं। डार्क मिलेट। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देगा, वहां पर पर्लिमिनेट या बाजरा ना देकर कैंडल मिलेट या डार्क मिलेट पूछ लेगा आपसे। तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका AIRCP परमिट, यानी आर इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बाजरा या पार्लियामेंट कह लीजिए। तो बाजरा या पार्लियामेंट पर जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया था, ये आपका 1995 में चलाया गया था, फ्रॉम लुधियाना। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बाजरा या पार्लियामेंट आपका 1995 में चला गया था लुधियाना से। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। यहीं पर अगर हम बात करें कि बाजरे की जो रेचिस होती है या फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, तो जैसे कि गेहूं में जिग जैग पाया जाता है, तो उसमें जिग जैग ना होकर जो बाजरे की रेचिस पाई जाती है वो मेनली आपकी होती है सिलिंड्रिकल। जैसे आपने व्हीट के केस में देखा होगा, उसमें जिग जैग प्रकार से निकले होते हैं ग्रेन का जो अरेंजमेंट होता है। लेकिन जो रेजिस, उसको रेजिस कहते हैं, और जो बाजरे की रेजिस होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, आपने देखा होगा।
कुछ इस प्रकार से बाजरे की बेचेस होती है जो कि सिलेंड्रिकल होती है। यहीं पर अगर हम बात करें आपका फ्रूट टाइप व ग्रेड, तो हमने आपको पहले बताया था जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं इनके सभी के फ्रूट टाइप आपका या ग्रेड को कैरियोप्सिस कहते हैं। कैरियोप्सिस। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई आपकी पार्लियामेंट से संबंधित। यहीं पर अगर हम बात करें बाजरा कंटेंट, बाजरे में आपकी 80% फास्फोरस प्रेजेंट होती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि बाजरे में जो 80% फास्फोरस पाई जाती है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ये इन फॉर्म ऑफ फाइटिक एसिड। बाजरे में जो है आपकी 80% फास्फोरस पाई जाती है फाइटिक एसिड के रूप में। यहीं पर अगर हम बात करें आपकी बाजरे के ग्रेन में यानी बाजरे के दाने में, तो बाजरे के दाने में अगर हम बात करें आपकी, तो वहां पर 0.8 से 1% फाइटिक एसिड पाई जाती है। फाइटिक एसिड प्रेजेंट। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इस साइड हट जा रहा हूँ, आप अच्छे से सभी चीजें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब भी आप रिटन एग्जाम देने जाते हैं तो ये सभी बेसिक जानकारियां जरूर लिखिए, क्योंकि आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। इसके बाद अगर हम आपका बात करें, यहीं पर अगर हम बात करें बाजरे के बारे में और कुछ बेसिक जानकारी के बारे में, तो बाजरा आपका C4 प्लांट होता है। और C3 C4 में जो मेजर डिफरेंस होता है, अगर आपको ऐसे ही पता करना है तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इसकी क्लास अलग से आपकी बना देंगे। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो चौड़ी होती है पत्तियां, और जो C3 प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां नैरो होती है, सकड़ी होती है। तो बाजरे की पत्तियां चौड़ी होती हैं ज्यादातर, तो ये C4 प्लांट होगा। और इसी के साथ शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट हमने आपको बताया था, वो प्लांट होते हैं जिनको डे लेंथ की रिक्वायर्ड जो है 10 घंटे से कम की होती है, उन्हें शॉर्ट डे लेंथ कहते हैं। जितनी भी खरीफ क्रॉप है सभी आपकी शॉर्ट डे लेंथ होती है। वहीं पर अगर हम बात करें टेस्ट वेट, टेस्ट वेट का मतलब हमने आपको बताया था 1000 दानों का वजन, तो उसका टेस्ट वेट जो होता है वो होता है 5 ग्राम, जो कि हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अगर हम बात करें बाजरे को हम और किस नाम से जानते हैं, तो बाजरे को पुअर मेंस फूड कहते हैं। पुअर मेंस फूड या क्रॉप, यानी गरीबों का खाना भोजन या गरीबों की फसल कहते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन, यानी क्षेत्रफल व उत्पादन सबसे ज्यादा अगर बाजरे का पूछा जाए कहाँ पर होता है, तो ये आपका होता है राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरे का प्रोडक्शन होता है और एरिया आपका पाया जाता है। तो ये सभी चीजें भी आप अच्छे से नोट करना है इसी के साथ। और अगर हम बात करें कि बाजरे में क्रॉस पॉलिनेशन ही क्यों होता है, हाई क्रॉस पॉलिनेशन आकर्षण बाजरा, तो बाजरे में जो है आपका मेनली प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनी, जैसे मक्के में प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती थी। प्रोटेंडरी का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब पहले, टेंडरी मतलब मेल पार्ट। तो मक्के में मेल पार्ट पहले इमरजेंस कर जाता था, फीमेल बाद में इमरजेंस करता था, तो इस वजह से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता था। यहाँ पर प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है, उसमें प्रोटो मतलब होता है पहले या फर्स्ट, और गायनी का मतलब होता है फीमेल पार्ट। तो इसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, मेल पार्ट समय से मैच्योर नहीं हो पाता, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन जो है होने के चांस रहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन होता है आपके बाजरे में, ये आपका मेन रीजन है क्रॉस पॉलिनेशन होने का। तो ये चीजें भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और यहीं पर अगर हम बात करें बाजरे के बारे में, तो बाजरे को आपकी जितने भी सीरियल क्रॉप है उनमें सबसे लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होती है इसकी। लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट among द सीरियल्स।
जि- जितनी भी आपकी सीरियल क्रॉप है सबसे जो है कम वाटर रिक्वायरमेंट आपकी बाजरे में ही होती है। इसके साथ अगर और हम बात करें आपकी, तो आपकी हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट है। हाईएस्ट ड्रॉट का मतलब हिंदी में होता है सूखा, और टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील। यानी सूखे के कंडीशन में सबसे ज्यादा अच्छे से आपकी ग्रो करेगी बाजरा। लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट है, ये तो हमने पहले ही बता दिया आपको। तो ये चीजें भी आप अच्छे से याद रखना। यहीं पर एक चीज और याद रख लेना, ड्रॉट स्केपिंग मैकेनिज्म। ड्रॉट स्केपिंग मैकेनिज्म। ड्रॉट स्केपिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि जो बाजरा आपकी है, पहली बात तो उसकी लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट है, तो ड्रॉट कंडीशन में अच्छे से ग्रो कर जाती है। दूसरी बात जो मेन है आपकी, तो बाजरे में क्या होता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, लगभग 60 से 70 दिन में आपकी मैच्योर हो जाती है। तो ड्रॉट आने से पहले ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है बाजरा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ड्रॉट मैकेनिज्म। या अगर आपसे पूछा जाए कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस फसल में ड्रॉट स्टेपिंग जो है मैकेनिज्म पाया जाता है, तो आपका बाजरा हो जाएगा। स्केप का मतलब होता है कि अवॉइड करना, यानी ड्रॉट सूखा आने से पहले ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना। तो ये कंडीशन आपकी पाई जाती है बाजरे में। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके होते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे आपकी जो है मिनरल कंपोजिशन, क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। सोइंग डेप्थ जो होती है वो होती है 1 से 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके सीड बहुत ही छोटे होते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कंपोजिशन। तो इसमें लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और फाइबर प्लस अदर। तो अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें पाई जाती है 67.5%। प्रोटीन पाई जाती है 11.6%। फैट आपकी पाई जाती है 5%। मिनरल के पाए जाते हैं 2.7%। यही पर अगर बात करें फाइबर की, तो फाइबर पाया जाता है 1.2%। और अदर में आपका जो बाजरा है, ये आपका अच्छा सोर्स होता है आपका विटामिन A, B1 एंड B6 का। विटामिन A, B1 एंड B6। तो ये आपका हो गया। यही पर अगर हम बात करें फैट कंटेंट, तो इसके बारे में आप अलग से लिख लीजिए, हाईएस्ट फैट कंटेंट among the cereal, among all cereals, या मिलेट्स कर लीजिए यहाँ पर। जितने भी मिलेट्स क्रॉप हैं या सीरियल्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी क्रॉप में आपका फैट पाया जाता है, तो आपका बाजरा है, कितनी पाई जाती है 5%। यहीं पर अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हाईएस्ट मिनरल कंटेनिंग क्रॉप, या जितनी भी सीरियल क्रॉप है, जितनी भी आपकी ऑल सीरियल्स हाईएस्ट, एमंग ऑल सीरियल्स हाईएस्ट कंटेंट जो है मिनरल आपका पाया जाता है बाजरा में। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सीरियल क्रॉप है, जितनी भी पोएसी कुल की फसलें हैं, उन सभी फसलों में अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा फैट किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा मिनरल किसमें पाया जाता है, तो दोनों चीजें बाजरे में पाई जाती है। फैट 5%, मिनरल 2.7%। इसके साथ आपकी प्रोटीन भी याद रखना, प्रोटीन पाई जाती है आपकी 11.6%। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपका हो गया ग्रेन कंपोजिशन, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं और भी चीजों के बारे में। अब अगर हम बात करें इसके बाद लैंड प्रिपरेशन के बारे में, या खेत की तैयारी। कई लोग की शिकायत रहती है कि थोड़ा हिंदी में पढ़ाया करें, क्योंकि आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, इसके बाद आप एमएससी करेंगे,
या हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश वैसे भी पढ़नी पड़ेगी, नहीं आज तो कल। तो यहाँ पर मैंने लैंड प्रिपरेशन लिख लिया है, मैं बोल भी देता हूँ हिंदी में, भूमि प्रबंधन। तो लैंड प्रिपरेशन में क्या होता है कि बाजरे के लिए 5 सीडबेड की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड 5 सीडबेड। क्योंकि बाजरे का सीड होता है वैसे भी छोटा होता है, तो अगर उसके लिए बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी जब तक नहीं बनेगी तब तक अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। और यहीं पर अगर हम बात करें, मैं बोले दे रहा हूँ लिख लेना, नहीं तो लिखने में काफी समय रहेगा। पहली जुताई जो करते हैं वो देसी हल से करते हैं या किसी भी मिट्टी प्लर हल से कर देते हैं। इसके बाद 2 से 3 हैरो या कल्टीवेटर लगाते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं कि हम पाटा लगाकर भूमि को समतल कर देते हैं, जिससे हमारी जो है लैंड या भूमि सोइंग करने के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। तो ये आपका हो गया लैंड प्रिपरेशन। इसके बाद अगर हम बात करें आपका और भी चीजों के बारे में, तो उसमें आपका आ जाता है इसे वेराइटी। तो सबसे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है इसकी वो है आपकी HB1, जिसको कहते हैं हाइब्रिड बाजरा 1। ये आपकी रिलीज की गई थी इन 1965। 1965 में आपकी HB1 हाइब्रिड बाजरा 1 रिलीज की गई थी। और ये ग्रास किसका था? PIFT T23A इंटू बिल 3B। ये इसका क्रॉस था, जिससे आपकी हाइब्रिड बाजरा 1 बनी थी। और किसके थ्रू बनी थी? तो CMS मतलब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का उपयोग करते हुए टिप 23A इंटू बिल 3B का क्रॉस करके आपकी HB1 हाइब्रिड बाजरा 1 वेरायटी 1965 में बनाई गई थी, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट हाइब्रिड वेरायटी थी। किसकी? परमिट की फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पर मिलेट। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और भी वेराइटीज के बारे में, और ये रिलीज कहाँ से की? ये रिलीज की गई थी लुधियाना से। लुधियाना पंजाब से आपकी वेरायटी रिलीज की गई थी 1965 में। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। जो मैंने AIRCP या ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन परमिलेट बताया था, तो शायद मैंने वहां पर 1995 बताया, 1995 में चला गया था। अगर मैंने गलती से 1965 बता दिया हो, क्योंकि ये रिलीज हुई थी 1965 में, तो उसको 1995 ही कर लेना। तो ये आपकी हो गई वेरायटी के बारे में। इसके साथ कुछ और भी इसकी जो वेरायटी के बारे में बात करें, तो HB235 ये वेरायटी भी आपकी बाजरे की होती है। यहीं पर अगर हम और बात करें तो RHB यानी कि राजस्थान हाइब्रिड बाजरा, तो RHB आपकी 3058 190 ये वैरायटी भी कुछ आपकी है, जो कि बाजरे की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी, तो एक वैरायटी आती है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो वो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपकी यही है HB1। तो इसको आप जरूर याद रखना अच्छे से। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट, सॉयल, सीड रेट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड वीड मैनेजमेंट के बारे में। तो सॉयल हमारी क्या चीजें होती है? जो एक खरीफ क्रॉप की बाजरा की फसल है आपकी, तो वहां पर आपकी वार्म क्लाइमेट चाहिए होगी यानी गर्म। तो यहाँ पर आप लिख लेना वार्म क्लाइमेट, ग्रो इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, या ग्रो इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। यहीं पर अगर बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए वेजिटेटिव फेज के लिए, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वेजिटेटिव फेज के लिए वो आपका होता है 27 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। यहीं पर अगर हम बात करें सॉइल के बारे में कि सॉइल कैसी चाहिए आप परमिट की कल्टीवेशन के लिए, तो सॉइल आपकी चाहिए सैंडी टू सैंडी लोम, ये आपकी सॉइल बेस्ट मानी जाती है। और अच्छा जल निकास होना चाहिए सॉइल में, तो ये सॉइल आपकी बाजरे के लिए परमिट कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। यहीं पर अगर हम सीड रेट की बात करें, तो सीड रेट जो आपकी नॉर्मल पड़ती है, तो नॉर्मली सीड रेट पड़ती है 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन अगर हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाजरे में भी आपकी
ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब है जैसे हम राइस के केस में करते हैं, पहले सीडलिंग को तैयार करते हैं, फिर 20 से 25 दिन बाद सीडलिंग को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसी प्रकार से आपके बाजरा में भी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए अगर हम सीड देखेंगे तो 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर सफिशियंट होती है। और ट्रांसप्लांटिंग के लिए 20 दिन ओल्ड सीडलिंग आपकी यूज की जाती है। यहीं पर अगर हम बात करें सोइंग की, तो सोइंग टाइम जो आपका रहता है वो जुलाई का प्रथम सप्ताह, जुलाई के प्रथम सप्ताह या फर्स्ट फोर्थ नाइट आप जुलाई क्या करते हैं, इसकी सोइंग स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें स्पेसिंग के बारे में, तो स्पेसिंग इसकी रहती है 50x12। जो 50 है वो रो टू रो रहती है, 12 जो रहती है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रहती है, ये सेंटीमीटर में होगी आपकी। यहीं पर अगर हम बात करें सोइंग डेप्थ की, तो सोइंग डेप्थ 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर सीड को सोइंग करते हैं सीड की, क्योंकि सीड का जो है छोटा होता है। यहीं पर अगर बात करें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या होता है आपका 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इसको दी जाती है, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस व 30 से 40 किलोग्राम पोटाश पर हेक्टेयर दी जाती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो फास्फोरस है और पोटाश है ये ज्यादातर रिएक्टिव होती है और सॉइल में फिक्स हो जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी हम क्रॉप की सोइंग करते हैं तो शुरुआत में ही दे देते हैं, क्योंकि कम घुलनशील होती है तो धीरे धीरे फसल को मिलती रहती है। और जो नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन चीज की हाफ या 1/3 डोज को हम सोइंग के टाइम देते हैं। इसके बाद में आधी आधी करके जो हमारी शेष मात्रा रह जाती है उसको स्प्लिट डोजेज में दे देते हैं। और यहीं पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट लिखने से पहले एक लाइन आप और भी लिख देना, जो कि बहुत ही अच्छी रहती है, कि द न्यूट्रिएंट आर अप्लाइड एज द सॉइल टेस्टिंग, यानी सॉइल टेस्टिंग करने के आधार पर जो भी न्यूट्रिएंट की रिकमेंडेशन हमारी आएगी वो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेकिन इन जनरल अगर सॉइल टेस्टिंग नहीं हो पा रही तो ये आप रोज अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर कौन सा यूज किया जाता है, तो बायो फर्टिलाइजर आपका एजोटोबैक्टर यूज होता है सोरगम के लिए, सॉरी सोरगम नहीं बाजरा के लिए, सोरगम तो ज्वार हो गया आपका। यहीं पर अगर हम बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होती है, हमने पहले भी बताया था, तो डार्क कंडीशन में अच्छे से ग्रो कर जाती है। और इसमें ड्रॉट स्केपिंग मैकेनिज्म भी पाया जाता है, ड्रॉट आने से पहले अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, जिसे कहते हैं ड्रॉट स्केपिंग मैकेनिज्म। तो 250 से 300 एमएम वाटर रिक्वायरमेंट होती है। बाकी एज पर द रिक्वायरमेंट जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम देते रहेंगे। और जो फ्लावरिंग या इनफेसिस फ्लावर कोई निकलने की स्टेज रहती है वो क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है इरिगेशन की। यहीं पर अगर हम बात करें वीड मैनेजमेंट के बारे में, तो सबसे मेन वीड जो आपका बाजरे का रहता है वो रहता है स्ट्राइका, जिसको विच वीड भी कहते हैं, या पार्शियल रूट पैरासाइट आपका होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया था, पार्शियल रूट पैरासाइट वीड होता है। पैरासाइट मतलब परजीवी। तो पार्शियल रूट पैरासाइट वीड होता है, इसमें सुसाइडल जर्मिनेशन आपका पाया जाता है, सुसाइडल जर्मिनेशन, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। सुसाइडल जर्मिनेशन पाया जाता है स्ट्राइका में। स्ट्राइका के लिए आपकी ट्रैप क्रॉप अगर पूछे आपसे कि इसको अगर आपको स्ट्राइका से बचना है तो उसके लिए ग्रीन मैनेरिंग या कॉफी की क्रॉप लगा सकते हैं। यहीं पर कॉटन इसके लिए सबसे अच्छी ट्रेड क्रॉप मानी जाती है स्ट्राइका के लिए। अगर हम बात करें स्ट्राइका की मैनेजमेंट के लिए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एट्राजीन की जो मात्रा आपकी है 1% AI पर हेक्टेयर की दर से हम अप्लाई करेंगे, तो स्ट्राइका से क्या है हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सभी चीजें भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर हार्वेस्टिंग की। तो बाजरे की जो हार्वेस्टिंग की जाती है, तो जब मॉइस्चर कंटेंट जब 25% से कम मॉइस्चर कंटेंट आपका बाजरे के ग्रेन में रह जाता है और बाजरा का जो पौधा होता है वो सूखने लगता है, आपका येलोइश दिखने लगता है, तब उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। 25% या 20 से 25% मॉइस्चर होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें ईल्ड की, तो 15 से 20 क्विंटल ईल्ड पर हेक्टेयर आपकी होती है। लेकिन अगर हम बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड जो आपका होता है उसकी ईल्ड होती है 30 से 35 क्विंटल पर
50 है। यहीं पर अगर हम बात करें स्टोरेज के बारे में, तो जितनी भी सीरियल ड्रॉप्स हैं लगभग आपकी 10 से 12 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उनको स्टोर किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे डिजीज मैनेजमेंट के बारे में। तो बाजरा में जो मेन डिजीज है आपका डाउनी मिल्ड्यू है। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है कि डाउनी ग्रोथ जो है वो अच्छी सी नहीं होती है लोअर लीफ की, और क्या होता है इसमें रिंकल लीफ हो जाती है या लीफ सिकुड़ सी जाती है, जिससे स्टंटिंग हो जाती है पौधे की, और पौधा इन पॉइंट पर डेड हो जाता है आपका। मेन जो आता है काजल ऑर्गेनिज्म है, किसके द्वारा होता है, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविनिकोला के द्वारा आपका डाउनी मिल्ड्यू काज किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार कंपटीटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, तो वो स्पोर्ट्स के द्वारा ही ट्रांसफर होता है। यहीं पर सिम्टम्स की बात करें तो विंकर लीव होती है, डैमेज बता दिया है। अब हम बात करते हैं अर्गट ऑफ बाजरा। तो अर्गट ऑफ बाजरा जो होता है इसको काजल ऑर्गेनिज्म होता है क्लेविसेस फ्यूजिफॉर्बिस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम रोगिंग कर सकते हैं, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उनको फील्ड से बाहर निकाल सकते हैं। और सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैप्टान थायराम से 2.5 ग्राम मात्रा पर केजी सीड के लिए यूज करते हैं। और अगर हम बात करें केमिकल की, तो मैंगो जे 75 WP का मतलब होता है वेजिटेबल पाउडर, इसका यूज कर सकते हैं डिजीज मैनेजमेंट के लिए। यहीं पर अगर हम बात करें इंसेक्ट के बारे में, तो इंसेक्ट में सूट फ्लाई आपका होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एंथेरिगोना एप्रोक्सीमेट। और ये आपका डेड हार्ट बनाता है। डेड हार्ट क्या होता है, जैसे ये आपका प्लांट हो गया कोई, तो मेन सूट जो होता है यहाँ पर छेद कर देता है और इसको काट देता है, तो ये क्या होता है, यही से ऊपर का जो पार्ट है आपका ये सूख जाता है। इस कंडीशन को डेड हार्ट कहते हैं। तो जो आपका सूट फ्लाई डेड हार्ट बनाता है, साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना। और जो टर्माइट है आपका, टर्माइट यानी दीमक, तो टर्माइट को आप किसी भी क्रॉप के इंसेक्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। इसके लिए जो सबसे अच्छी दवा होती है क्लोरमाइनिफास होती है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए आप 5% मैलाथियान या 25 kg पर हेक्टेयर रेट से आप यूज कर सकते हैं इसके अच्छे से मैनेजमेंट के लिए। तो ये आपका बाजरा कल्टीवेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अदर माइनर मिलेट्स है, जैसे कोदो मिलेट हो गया, सांबा हो गया, आपका चीना हो गया, जहाँ से क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में पूछे जाते हैं। अभी आपका एसटीए का पेपर हुआ था, तो वहाँ पर कई जो भी मिलेट्स होते हैं आपके माइनर मिलेट, जैसे फिंगर मिलेट, बानाना मिलेट, तो वो दिए गए थे, उनका मैचिंग था कि इनका बोटेनिकल नेम किसका क्या होता है। तो इसके बाद ही मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, तो उसको भी आप अच्छे से देख लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।